हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 मॉडल प्रश्न पत्र 2022 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले वाले पार्ट 1 में हमने खंड ए का सॉल्यूशन देखा और आज हम खंड बे का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप थोड़ा ध्यान केंद्रित करेंगे तो देख पाएंगे कि खंड बे जो है उसमें लघुत्रात्मक प्रश्नों की संख्या कितनी है? 13। कितनी है? 13। तो आज अपन एक एक करके पूरे के पूरे 13 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इस पूरे सेक्शन की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, है ना। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ज़रूर से लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है, चैनल को। प्रश्न नंबर पहला है लघुत्रात्मक प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने कि रेशम मार्ग से किस किस वस्तुओं का व्यापार होता था। तो उत्तर हो जाएगा इसका, इस मार्ग द्वारा ज़्यादातर रेशम का व्यापार होता था जो चीन से दूसरे देशों को भेजा जाता था। रेशम के सेवाएं चीन चाय और चीनी मिट्टी के बर्तन भी दूसरे देशों को भेजता था। भारत रेशम मार्ग के जरिए गर्म मसाले, हाथी दांत, कपड़े, काली मिर्च और कीमती पत्थर भेजता था और रोम, सोना, चांदी, शीशे की वस्तुएं, शराब, कालीन और गहने आदि भेजता था, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, आप आराम से हेडफोन लगा लीजिए और सुनते जाइए बस एक एक प्रश्न को। धीरे धीरे हर एक प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने पूरी वीडियो भी देख ली तो आराम से आपको ये जो 13 प्रश्न है ये आपको याद हो जाएंगे अगर आपने 2-3 बार भी इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख ली। प्रश्न नंबर 2 है, वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो इसका प्रमुख उद्देश्य थे 1815। वियना संधि के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य थे, जैसे कि पहला, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों, दूसरा नेपोलियन युद्ध, ठीक है, तीसरा पवित्र रोमन साम्राज्य के विघटन से उत्पन्न होने वाले समस्याओं को हल करना था। यह सम्मेलन यूरोप के सभी देशों के राजपूतों का एक सम्मेलन था। यह सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया राजनेता मैटरनिक के द्वारा की थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी नॉर्मल क्वेश्चन है। उत्तर हो जाएगा इसका, जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चलाकर निहत्थे शांत महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। यदि किसी एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था तो वह घटना यह जलियांवाला बाग हत्याकांड ही था। चौथा प्रश्न है, एजेंडा 21 के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो एजेंडा 21 पहल का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय सरकार को अपने स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करना चाहिए। इसका उद्देश्य शुरू में 2000 तक वैश्विक सतत विकास प्राप्त करना था। एजेंडा 21 में 21 के साथ 21वीं सदी के मूल लक्ष्य का जिक्र था। 21 जो है उसका। पांचवा है, संकटग्रस्त जातियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हमारे देश में इस समय वनस्पतियों की लगभग 81, वन्य पक्षियों की लगभग 30, सरीसृप और वह उभयचर की लगभग 15 तथा अकशेरुकियों की बहुत सी जातियां संकटग्रस्त हैं, अर्थात विलुप्त होने की कगार पर हैं। इन्हें संकटग्रस्त जातियां कहा जाता है। इनकी पूर्ण सूची भारतीय शासन द्वारा प्रसारित लाल आंकड़े, जिसे हम रेड डेटा बुक नाम पुस्तक से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो 1990 के बाद वैश्वीकरण का युग आया और भारतीय किसानों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हुई, जिसने आर्थिक परिवेश को ही बदल दिया। चाय, कपास, चावल, कॉफ़ी, जूट और मसाले मुख्य उत्पादन थे, परंतु फिर भी भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायकी की जाती थी। प्रश्न नंबर 7वां है, बहुसंख्यावाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा
कौन कौन से कदम उठाए गए? तो पहला कदम उठाया गया था 1956 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र, जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। दूसरा, विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। तीसरा, नई संविधान या फिर नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बहुमत को संरक्षण तथा बढ़ावा देगी, जिसके ज़्यादा मत होंगे उसको संरक्षण व बढ़ावा देगी। चौथा है, श्रीलंकाई तमिलों को नागरिकता से अलग रखा। ठीक है। प्रश्न नंबर 8वां है, संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है क्योंकि इसमें स्वशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है। नवा प्रश्न है, सामाजिक विभाजन तथा राजनीति किस प्रकार अंतः संबंधित है या अंतः संबंधित है, व्याख्या करें। तो सामाजिक विभाजन तथा राजनीति निम्नलिखित प्रकार से अंतर संबंधित है। पहला, जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरे अनेक विभिन्न नेताओं से बड़े और ऊपर हो जाते हैं, पहला। दूसरा, अमेरिका में श्वेत और अश्वेत के बीच का भारी अंतर सामाजिक विभाजन का मुख्य कारण है। तीसरा, जब एक तरफ का सामाजिक अंतर अन्य सामाजिक अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चौथा, राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजन की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम भी करती है, ऐसे विवाद, है ना। 10वां प्रश्न है, विकास की धारणीयता से आप क्या समझते हैं? तो विकास का मतलब केवल वर्तमान को खुशहाल बनाना ही नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना भी है। धारणीयता का मतलब होता है ऐसा विकास करना जो आने वाले कई वर्षों तक सतत चलता रहे। यह तभी संभव होता है जब हम संसाधन का दोहन करने की बजाय उनका विकासपूर्ण अर्थात विवेकपूर्ण इस्तेमाल करते हैं। 11वां प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले एक एक करके देखेंगे अपन निजी क्षेत्र। तो निजी क्षेत्र के कुछ 4 पॉइंट हैं आपके सामने। निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं की वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है। दूसरा, निजी क्षेत्र की गतिविधियों का लक्ष्य लाभ अर्जित करना होता है। क्या अर्जित करना होता है? लाभ। तीसरा है, इस सेक्टर की सेवाएं केवल भुगतान पर ही प्राप्त की जा सकती हैं, इसलिए गरीब लोग इस सेक्टर की सेवाएं नहीं ले सकते। चौथा, यह क्षेत्र सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाएं प्रदान नहीं करता है, जैसे उदाहरण के तौर पर टिस्को, आयांश पेट्रोल के मिल्स, मोदी टायर्स, बजाज स्कूटर, बर्गर पैंट्स और इस तरह के अन्य जो अपने प्राइवेट सेक्टर को देखने को मिलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र, पहला, सार्वजनिक क्षेत्र अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों का लक्ष्य लाभ अर्जित करना नहीं होता है। तीसरा, यह सार्वजनिक उपयोगिता के सरल चुनाव और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए धन का निवेश करता है। उदाहरण के लिए सड़कों, पुलों, बंदरगाहों, बिजली उत्पादन, बांधों का निर्माण, विद्यालय और कॉलेज भवन आदि का निर्माण। चौथा, किसी देश के सभी नागरिक इस क्षेत्र द्वारा निर्मित सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं और बिना शर्त के प्राप्त करते हैं। पांचवा, यह निवेश के लिए धन को अप्रत्यक्ष रूप से कुछ आय वाले लोगों के करों के माध्यम से और उन्हें भुगतान करने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए पोस्ट और टेलीग्राफ, रेलवे और CPWD। 12वां प्रश्न है, भारत में औपचारिक क्षेत्र में सांख्य के किन्हीं 2 स्रोतों की व्याख्या कीजिए। तो भारत में औपचारिक क्षेत्र के ऋण के 2 प्रमुख स्रोत हैं। कितने? 2। पहला वाणिज्यिक बैंक और दूसरा सहकारी समितियां। तो बैंक और सहकारिता किस
बैंक और सहकारिता है सस्ती और किफ़ायती ऋण प्राप्त करने में लोगों की मदद कर सकती है। इससे लोगों को फसल उगाने, व्यापार करने, लघु उद्योग स्थापित करने, यह माल का व्यापार करने में मदद मिलेगी और अप्रत्यक्ष रूप से देश के विकास में भी मदद मिलेगी। उन्हें ऐसा करना चाहिए ताकि अपेक्षाकृत गरीब लोगों को ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर न रहना पड़े। 13वां और अंतिम प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर अवरोधक लगाने के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। तो पहला कारण था कि देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य माना गया। दूसरा था 1950 और 1960 के दशकों में उद्योगों का उदय हो रहा था और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ाने नहीं देती। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आगे वाले पार्ट 3 में हम खंड 6 पर चर्चा करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।